हेलो दोस्तों, मैं हूं गोलू और आप देख रहे हैं टॉपर वाला। चलिए आज हम कुछ फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने पहले स्टार्ट किया है, चूंकि फिजिक्स विज्ञान में आता है इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान का नाम कैसे पड़ा, साइंस है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो साइंस 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 का नाम साइंस ग्रीक भाषा के न साइंटिया से पड़ा है। साइंटिया का अर्थ होता है क्या? ज्ञान प्राप्त करना, है कि नहीं। मतलब हम साइंस पढ़ते हैं तो इससे हमें कुछ ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान प्राप्त करना साइंस का मतलब होता है। अब चलते हैं फिजिक्स पे। क्योंकि साइंस में फिजिक्स आता है तो फिजिक्स कहाँ से आया है? फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स भी ग्रीक भाषा। अब पूछे ग्रीक कहाँ का भाषा है? ग्रीक जो है ना यूनान का भाषा है। कहाँ का? यूनान का भाषा है। और यूनान जो है ना यूरोप महासागर में, यूरोप महादेश में पड़ता है। यूरोप महादेश में पड़ता है, तो वह का ग्रीक भाषा है, ठीक ना। जहाँ जैसे भारत का है हिंदी भाषा, वैसे यूनान कोई देश थे। यूनान एक देश है जो यूरोप महादेश में पड़ता है, वह का है ग्रीक भाषा, है कि नहीं। तो फिजिक्स भी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से पढ़ा है। फ्यूसिस का अर्थ होता है क्या? प्रकृति। प्रकृति मतलब पृथ्वी का ही एक तरह से। तो साइंस का परिभाषा इस प्रकार होगा। साइंस मतलब विज्ञान सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, मतलब नहीं समझना है, देखिए समझते हैं मतलब क्या होगा। सावधानी पूर्वक मतलब जैसे मान लीजिए हमें रोटी बनाना है, तो हमें रोटी बनाना है तो सावधानी पूर्वक हमें पहले क्या लेना होगा? पहले कुछ मात्रा में आटा लेना होगा, ठीक, आटा लेना होगा। फिर आटा में उसमें सावधानी पूर्वक पानी मिलाना होगा। कभी ज्यादा पानी चल जाएगा तो फिर गीला हो जाएगा, कम पानी चल जाएगा तो सूखा हो जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक हमें धीरे धीरे पानी मिलाना होगा। फिर उसी तरह उसमें क्या होगा? उसे लोइया बनाना होगा, ठीक ना, गूंथना होगा। फिर उससे बेलना होगा। फिर बेलने के बाद क्या होता है? उसे तवा पर चढ़ाना होगा। फिर उसमें भी तवा पर चढ़ा देंगे तो उसमें भी सावधानी बरतना होगा कि अगर नहीं सावधानी बरतेंगे तो रोटी हमारा जल भी सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक काम किया जाता है। और देखिए सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके मतलब क्या? पहले हम आटा लिए, ठीक, फिर उसके बाद क्या किए? आटा को हमने आटा में पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसे गूथा, फिर उसे बेला, फिर उसे तवा पर चढ़ाया। ऐसा नहीं कि आटा लिया डायरेक्ट तावे पर चढ़ा दिया, तो ये क्रमबद्ध नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों मतलब ये एक प्रकार का प्रयोग हुआ, ठीक। और एवं परीक्षण मतलब इसमें जांच देख ले सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं। फिर उसके आधार पर हमें क्या मिलता है? कुछ ज्ञान मिलता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें क्या रोटी मिलेगा, ठीक ना। तो इसी को विज्ञान कहते हैं, है कि नहीं, विज्ञान कहते हैं। फिर आगे देखते हैं फिजिक्स मतलब भौतिकी। भौतिकी क्या है? विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों एवं प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं, है कि? मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? विज्ञान की शाखा, मतलब जो फिजिक्स है ना वो विज्ञान की शाखा है। देखिए पहले
विज्ञान की कितनी शाखा है वो देख लेते हैं। पहले विज्ञान है, तो विज्ञान के दो शाखाओं में व्यक्त है। विज्ञान एक भौतिकी विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है जीव विज्ञान है ना। भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के हैं, एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र, ठीक ना। और जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक वनस्पतिक विज्ञान और एक होता है प्राणी विज्ञान, ठीक ना। ये भी दो प्रकार के हुए। इसमें भी हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसमें ऊपरी से पढ़ते हैं और इसमें अंदर के, मतलब इस प्रकृति में इसमें ना बाहरी तौर पर देखते हैं, मतलब कि किसी भी वस्तु का बनावट कैसा है, उसकी बनावट कैसा है, फिर वो उसकी मात्रा क्या है, या ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। और रसायन शास्त्र में उसके अंदर मतलब कोई भी वस्तु बना क्या चीज से, जैसे कि ये वस्तु है तो इसकी अगर हमें मोटाई या आयतन पता करना होगा तो वो हम भौतिकी में पढ़ेंगे। जबकि इसकी अगर हमें बनावट मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बना है वो पता करना होगा तो वो हमें रसायन शास्त्र में पढ़ना होगा, ठीक। और वैसे ही जीव विज्ञान है ना, जिसमें विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत ना हम लोग मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, कुत्ता बिल्ली, ये सब जितने भी जंतु है उसके बारे में। और उसी का दो शाखा, एक वनस्पति विज्ञान में केवल हम पेड़ पौधे फूल पत्ती इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि प्राणी विज्ञान में पूरे हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की इतनी शाखा हो गए है कि नहीं। तो उसी में एक फिजिक्स आता है, फिजिक्स मतलब भौतिकी। देखिए यहाँ पे है ना, वहाँ पे शाखा आया जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी में हो रहे परिवर्तन, पृथ्वी में कुछ परिवर्तन होता है, फिर पृथ्वी का अध्ययन करते हैं या फिर पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसे है हम भौतिकी कहते हैं। जैसे देखिए बादलों का बनना, बादल कैसे बन जाते हैं, ये भी तो एक विचित्र सवाल है, तो वो भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष आपने देखा होगा जब बारिश होता है फिर उसके बाद सूर्य उगता है तो आसमान में एक धनुष बनता है, वो कैसे बनता है वो भी हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर ही में ही हम पढ़ लेंगे इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, है कि नहीं। और फिर आता है पृथ्वी का घूरना मतलब पृथ्वी जो है यहाँ पे वो कैसे घूरती है, आपस में कैसे घूरती है वो भी पढ़ेंगे इसी में। फिर किसी भी वस्तु का ऊपर से नीचे आना, मतलब अगर हम कोई भी वस्तु आसमान में फेंकते हैं तो वो वापस धरती पे क्यों आती है वो भी हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। वैसे तो आपने ये जानते ही होंगे, अगर क्लास 9 पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़ेंगे तभी हम बताएंगे, ठीक, कोई बात नहीं। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं और हम प्रकाश के प्रवर्तन पे आते हैं, है कि नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, भौतिकी अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश कहते किसे, है कि नहीं। जानना तो बहुत जरूरी, मतलब उसके बारे में जानना है और उसका नाम कैसे धरा है ये पता नहीं है, तो आइए जानते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, है ना। मतलब प्रकाश एक भौतिक कारक है
जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं। अगर हम इसे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से, है कि नहीं? तो और देखते हैं इसके बारे में। प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा, ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती है कि नहीं? वो है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब आप सोचिए वो निर्वात क्या है? निर्वात, निर्वात का अर्थ होता है जहां पे वायु ना हो, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां वायु ना हो, क्या कहेंगे भाई? निर्वात, है कि नहीं? जैसे पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं, ऊपरी सतह, मतलब क्या बोले, सोलर सिस्टम में, तो वहां पे निर्वात होता है, वायु नहीं होती है कि नहीं? और आगे देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में, मतलब निर्वात जहां वायु नहीं होती वहां भी प्रकाश चला जाता है, गमन कर सकती है कि नहीं? तो वहां चाल क्या होगा, है कि नहीं? तो वहां चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं? और आगे देखते हैं, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, मतलब प्रकाश ऐसे हमेशा गमन करेगी, सरल रेखा में, है कि नहीं? मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सीधा सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश, है कि नहीं? और आगे देखते, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, है कि नहीं? और प्रकाश के बारे में तो इतना जान लें। अब एक चीज और है कि नहीं? एक चीज है, मतलब प्रकाश, देखिए प्रकाश सबसे ज्यादा गमन करती है कहाँ? निर्वाते में गमन करती है, निर्वात जहां वायु नहीं होती। इसके बाद ज्यादा गमन करती, सबसे ज्यादा तो यहाँ, फिर इसके बाद आता है गैस में, गैस में करती है कि नहीं? फिर इसके बाद द्रव में, है कि नहीं? फिर इसके बाद आता है ठोस में, है कि नहीं? मतलब सबसे ज्यादा निर्वात में गमन करेगी और सबसे कम ठोस में गमन करेगी, है ना प्रकाश। तो निर्वात में तो इसकी चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, या 3 लाख मान लीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये सब में, ये सब देखिए, गैस, गैस तो बहुत सारा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब बहुत सारा, ऐसे गैस में भी करती है कितना? इतना ही, 3 लाख किलोमीटर। लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा होता, थोड़ा सा, मतलब ना मात्र निर्वात में, तो इसलिए निर्वात में ना ज्यादा, अगर आ जाएगा क्वेश्चन परीक्षा में कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, दे देगा निर्वात गैस, तो आपको मानना है क्या? निर्वात, निर्वात में सबसे ज्यादा, ठीक। फिर अगर निर्वात ना हो तो गैस में मानना है, निर्वात रहेगा तो निर्वात में ही मानना है, लेकिन फिर द्रव, द्रव में तो बहुत सारा आ जाएगा, जल आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा, बहुत सारा। ठोस में भी वैसे ढेर सारा हीरा आ जाएगा, ऐसे ही ढेर सारा है कि नहीं? लेकिन देखिए एक चीज और, प्रकाश गमन जब भी करेगी तो वो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे पारदर्शी माध्यम बता दें जिसमें प्रकाश का गमन हो सके, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। ठीक, एक टॉपिक है विवर्तन। विवर्तन देख लेते हैं। विवर्तन, विवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें ना प्रकाश के पथ में पर कोई सबसे छोटी वस्तु आ जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। यह घटना सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में देखी गई थी। मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, अभी हमने जाना कि प्रकाश का चाल
किस दिशा में होती है? सरल रेखा में होती है। तो ऐसे प्रकाश चल रही है, ठीक ना, ऐसे चल रही है प्रकाश। यहाँ पे मान लीजिए कोई कलम धरा हुआ है, बहुत छोटा कंकड़ धरा हुआ है, तो प्रकाश ऐसे जाने के बदले ना थोड़ा सा अपना दिशा मोड़ लेगी, ऐसे हो जाएगा। तो इसी घटना को हम कहेंगे क्या? विवर्तन। विवर्तन है ना, विवर्तन इसी घटना को कहेंगे। एक बार फिर, प्रकाश की चाल ऐसे हुई, तो यहाँ पे कोई वस्तु अगर आ गया तो ऐसे ही जाने के बदले प्रकाश अपनी चाल ऐसे कर लेती है, मतलब दिशा थोड़ा सा बदल लेती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होना मतलब थोड़ा सा रास्ता बदल देना, है कि नहीं, उसी का नाम विवर्तन दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, प्रकाश तो हो गया, प्रकाश हो गया, और एक हो गया था विवर्तन। इसके आगे हम देखते हैं प्रकाश का स्रोत, आत्मदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ। तो पहले हम शुरुआत करते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब अभी हम जैसे में देखिए, जैसे बल्ब, सूरज, टॉर्च, मोबाइल, टीवी इत्यादि। बल्ब से हम प्रकाश निकलती है तो उसे हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। खिड़की से भी प्रकाश निकलती है तो उसे हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। और सूरज से भी प्रकाश निकलती है तो उसे भी हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे पानी कहाँ से आती है? नल से आती है तो उसे हम जल का स्रोत कहेंगे, है कि नहीं। कुआं से आती है, फिर बारिश से आती है। इसी तरह प्रकाश कहाँ से आती है? तो बल्ब से, सूरज से, टॉर्च से, मोबाइल से, टीवी से आती है ना। और उसके आगे देखिए अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ का निकाल क्या हुआ? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है या निकालता हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जो स्वयं प्रकाश निकालता हो, है कि नहीं। मतलब सूर्य देखिए, सूर्य स्वयं प्रकाश निकालता है कि नहीं। बल्ब स्वयं प्रकाश नहीं निकालता है, बल्ब बिजली की सहायता से प्रकाश निकालता है। खिड़की को खोलते हैं हम तो सूर्य की सहायता से हमारे अंदर आती है, घर के अंदर आती है प्रकाश। स्वयं तो नहीं निकाल रही है, लेकिन सूर्य जो है उसमें एक स्वयं प्रकाश निकल रहा है तो उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, है कि नहीं। और सूर्य हो गया, तारा हो गया। तारा, सूर्य भी एक तारा है, और भी ढेर सारे तारे नहीं है, रात में देखते हैं आप तो चमकते हैं, उसे हम तारा कहेंगे। तारा भी हो गया जो आत्मदीप्त पदार्थ है। अब आप लोग कहिएगा कि चांद आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है। चांद आत्मदीप्त पदार्थ नहीं, चांद सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में चमकता है। चांद खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता या निकालता नहीं है, वो सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है जिसकी सहायता से वो चमकता है। अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्वयं तो प्रकाश नहीं निकालती है परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, किताब, कॉपी इत्यादि। मतलब देख लीजिए, अदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? जो स्वयं प्रकाश नहीं निकाल रही है, लेकिन ना प्रकाश जब आता है तो उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अंधेरा कमरा है, रात हो गया तो हम कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक। लेकिन जब सवेरा होता है तो हमें क्या क्या चीज दिखती है? कमाड़ी दिखती है, कलम, कॉपी, ये सब चीज दिखता है, तो उसे हम अदीप्त पदार्थ कहेंगे, है कि नहीं। मतलब वो खुद तो प्रकाश नहीं निकाल रही है, लेकिन प्रकाश जब आया तो वह दिखने लगी हमें, तो अदीप्त पदार्थ कहेंगे उसे, है कि नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। इतना तो हमने अभी बता दिया, अब एक टेस्ट लेते हैं, है कि नहीं। चलिए आप बताइए हमें कि सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो क्या है? अदीप्त है, अदीप्त पदार्थ है।
कि आत्मदीप्त है, क्या है जल्दी बताइए, काउंटिंग कर दें, 1 2 3 4 5, टाइम समाप्त। अब देखिए सूर्य देखिए खुद प्रकाश निकालता है, और हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब सूर्य आत्मदीप्त पदार्थ है कि नहीं। एक क्वेश्चन और, कलम क्या है, आत्मदीप्त है या अदीप्त है, बताइए। फिर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, टाइम समाप्त। देखिए सूर्य आत्मदीप्त पदार्थ का परिभाषा हमने क्या पढ़ा था, जो स्वयं प्रकाश निकालता है। कलम क्या स्वयं प्रकाश निकालता है, ये अंधेरा में रख देंगे तो स्वयं प्रकाश निकाल के चमकेगा, नहीं चमकेगा, तो ये अदीप्त पदार्थ हो गया। अदीप्त पदार्थ का हमने परिभाषा देखा था क्या, कि जो स्वयं प्रकाश तो नहीं निकालते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है कि नहीं, मतलब दिखाई देता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो कलम हो जाएगा अदीप्त पदार्थ, है ना। एक क्वेश्चन और, विवर्तन नहीं, विवर्तन बहुत ज्यादा हो, निर्वात, हाँ निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल हमने बताया था आपको क्या, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या में हमने बताया था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हमें ये बताइए सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात में। और सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, सबसे कम प्रकाश की चाल होती है ठोस में, ठोस में। हमने आपको ये बताया था कि निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम गैस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे भी कम ठोस में, बताया था ना। तो देखिए सबसे ज्यादा निर्वात में, सबसे कम ठोस में, है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।